दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की जो है बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है। जी हाँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सारी खबरें हम विस्तार से जानेंगे। जिसमें बात करें तो केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किए हैं 6 दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी आप सभी के लिए बताई जा रही है। पेंशन में संशोधन के साथ साथ केंद्र सरकार ने 6 दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। तो आखिरकार पेंशन भोगियों को 6 बड़े दिशा निर्देश के तहत किस तरीके से लाभ होगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पुराने भ्रष्टाचार की जो सोशल मीडिया पर है वो फाइल खुल चुकी है। पेंशन फंड पर दोस्तों बड़े दावे आप सभी के लिए सामने आ रही हैं। तो आखिरकार ईपीएफओ पेंशन फंड और भ्रष्टाचार के कौन कौन सी दावे सामने आई, जिससे पेंशन धारकों के लिए क्या रिलीज हो सकती है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 हायर पेंशन्स को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी कर्मचारियों अधिकारियों को पीपीओ जारी करने की मांग को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई। तो आखिरकार पीपीओ जारी करने को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात बीएसपी के करीब 18,000 मेंबर्स हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी तक उन्हें जो है हायर पेंशन क्यों नहीं मिली है, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई, बड़ी रिपोर्ट आई, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी और पेंशनर्स पर दोस्तों पैसा बरसने वाला है। डीए में 12% की बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए 6 दिशा निर्देश कौन से जारी किए गए हैं, जिसमें पेंशन संशोधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगियों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में हाल ही में 6 दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके माध्यम से पेंशन, जीपीएफ, ग्रेजुएटी और नई पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस सहित अन्य लाभों में सुधार किया जाएगा। ये दिशा निर्देश खास तौर पर उन पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने 2006 से पहले सेवा समाप्त कर ली और विभिन्न विसंगतियों का वो अभी सामना कर रही हैं। इन दिशा निर्देशों से पेंशन भोगियों की वित्तीय सहायता मिलने के साथ साथ न्याय संगत और पारदर्शी पेंशन व्यवस्था की उम्मीद जगी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं 6 दिशा निर्देश। पहला है दोस्तों पेंशन संशोधन। 2006 से पहले पेंशन भोगियों की पेंशन में कई विसंगतियां थी, खासकर 6ठे वेतन आयोग के बाद। पेंशन को अंतिम वेतन के 50% के आधार पर संशोधित करने का प्रस्ताव था, लेकिन कई पेंशन भोगियों का आरोप था कि उन पेंशन भोगियों के निर्धारण न्यूनतम बैंड के आधार पर नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर श्री माणिकलाल का पेंशन 3350 रुपए प्रतिमाह था, जिसे 6वें वेतन आयोग के तहत 7,583 रुपए कर दिया गया। लेकिन उनका दावा था कि पेंशन 8,193 रुपए होनी चाहिए थी, जो कि न्यूनतम बैंड का 50% था। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत पेंशन भोगियों को 2 तरीके से गणना की जाएगी। अंतिम वेतन का 50% प्लस न्यूनतम बैंड का और ग्रेड पे का 50%। इससे पेंशन भोगियों को अधिकतम और न्याय संगत पेंशन मिलेगी। उच्च न्यायालय ने भी इसे लागू करने का आदेश जारी किया है, जिससे ये दिशा निर्देश आप सभी के लिए प्रभावित हो जाती हैं। दूसरा है दोस्तों सेवा अवधि और पेंशन पात्रता को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम होती है, जिसके कारण वे पेंशन के पात्र नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए श्री जगदीश सीआईसीएफ के 9 वर्ष 8 महीने की सेवा के बाद पेंशन से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उनकी सेवा को 10 वर्ष माना जाए और उन्हें पेंशन का लाभ मिले। केंद्र सरकार ने नियम 49(1) के तहत कुछ महीनों की सेवा को पूर्ण वर्ष मानने का निर्देश दिया। निलंबन अवधि या अवैतनिक अवकाश को भी सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम बताई जा रही है। वही तीसरा है विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रावधान को लेकर। जी हां, कई पेंशन भोगियों को अपने सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि पेंशन और ग्रेजुएटी में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे वित्तीय संकट का वो शिकार हो जाती हैं। श्री गणपत का उदाहरण लेते हुए, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति लाभ 1 वर्ष की देरी से मिले और यहाँ पर जो है न्यायाधिकरण सीएटी ने आदेश दिया कि उन्हें 6% ब्याज दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश जारी किए कि 3 महीने से अधिक की देरी होती है तो 6% ब्याज देना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन भोगी को समय से उनके लाभ मिले और देरी के मामलों में विभागीय जवाबदारी को बढ़ाने की बात आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों इसमें चौथा निर्देश है कि नई पेंशन प्रणाली बनाम पुरानी पेंशन प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, एनएफओपीएस
यहां पर लेकर निकलकर सामने आई है। एनपीएस के तहत मृत कर्मचारी के फंड का वितरण, परिवार पेंशन की पात्रता को लेकर कई भ्रम थे। उदाहरण के तौर पर एक मृत कर्मचारी की मां को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया कि मृत कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन योजना के लाभ मिलेंगे। यदि कोई पात्र सदस्य नहीं है तो एनपीएस का फंड कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। इससे मृत कर्मचारियों के परिवार को समय से सहायता मिलेगी और एनपीएस और ओपीएच के बीच की स्पष्टता साबित हो जाएगी। वहीं पांचवा है सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ और अधिकतम सीमा को लेकर। जी हां दोस्तों, जीपीएस में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन कुछ कर्मचारियों का योगदान इससे अधिक हो जाता है। इस पर ब्याज की भी समस्या थी जो कर योग्य थे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह तय किया कि जीपीएफ की सीमा पार करने की अतिरिक्त कटौती रोकी जाएगी और उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन वह कर योग्य होगा। इसमें जीपीएफ की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की सीमा को सही से ज्ञान मिलेगा। वही छठा दिशा निर्देश है कि ग्रेजुएटी का भुगतान अस्थायी कर्मचारियों के लिए। जी हां दोस्तों, अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के भुगतान के बारे में अक्सर सवाल उठते रहते हैं। श्रीमान आर एक अस्थायी कर्मचारी थे जो 28 वर्ष की सेवा के बाद ग्रेजुएटी का जिन्होंने दावा किया। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया कि अस्थायी कर्मचारी को उनके सेवा वर्षों के बाद आधार पर ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाना चाहिए। इससे अस्थायी कर्मचारियों को भी उनकी सेवा के दौरान मिलने वाले अधिकारियों का जो है वो लाभ मिल सकेगा। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट खबर आई है, ईपीएफओ के पुराना भ्रष्टाचार की सोशल मीडिया पर खुल चुकी है फाइल। पेंशन फंड पर कई दावे दोस्तों आप सभी के लिए सामने निकल कर आ रही हैं। पुरानी घटनाओं का जिक्र किया गया है, ईपीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निश्चित रूप से सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये बड़ी खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की संस्कृति को लेकर भड़ास निकालते हुए पेंशनधारकों के द्वारा आप सभी के लिए सामने आ रही है। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। ईपीएस 95 के पैसे के साथ भ्रष्टाचार की घटना की खबर आई है। ये भ्रष्टाचार की घटनाएं ईपीएस 95 पेंशन फंड के पैसे के दुरुपयोग और घोटाले से संबंधित है। इस बात का दावा विजय कोप्टे ने किया है। पेंशन भोगियों के मंच पर इसको साझा किया गया है, जहां चर्चाओं का बाजार हाल फिलहाल में गर्म नजर आ रहा है। पुरानी घटनाओं का जिक्र किया गया, ईपीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए गए। निश्चित रूप से सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये बात सच है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये बात गलत है तो अफवाहों पर भी विराम लगाया जाना चाहिए। ये बात सामने आई है। पेंशन भोगियों के बीच ये खबर है कि ईपीएस 95 पेंशन फंड का दुरुपयोग हुआ है। 2019 में एक ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि ईपीएस 95 पेंशन फंड का पैसा दुरुपयोग में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पेंशन फंड के पैसे का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। इसी तरह ईपीएस 95 के पैसों का घोटाला होने का भी दावा किया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि 2020 में एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ जिसमें ईपीएस 95 पैसों का घोटाला किया गया था। घोटाले के अनुसार पेंशन फंड के पैसों को नकली खाते में ट्रांसफर किया गया था। वहीं ईपीएस 95 पेंशन फंड के पैसों को चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। 2018 में एक चोरी का मामला सामने आया जिसमें ईपीएस 95 पेंशन फंड के पैसों को चोरी किया गया था। चोरी के अनुसार पेंशन फंड के पैसों को एक नकली खाते में ट्रांसफर किया गया था। विजय कोप्टे लिखते हैं कि ये घटनाएं ईपीएस 95 के पैसों के साथ भ्रष्टाचार की घटनाओं को दर्शाती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि घटनाओं का पर्दाफाश हो चुका है और सरकार ने घटनाओं पर कार्रवाई की है। यानी कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन फंड से जुड़े 2018 की चोरी, यहां पर 2020 का एक घोटाला और साथ ही साथ 2019 में एक ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला है कि पेंशन फंड के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। तो ये दोस्तों इन दिनों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भ्रष्टाचार से जुड़ी सोशल मीडिया पर फाइल खुल चुकी है और पेंशन फंड के ये जो दावे किए जा रहे हैं इसका पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि अगर ये दावे सच है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये दावे गलत है तो ऐसी अफवाहें रुकनी चाहिए। इसको लेकर सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो जल्द ही जल्द कोई बड़ा कदम उठाए और पेंशन भोगियों के साथ न्याय करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट खबरें आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।